आज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के 2 दस्तावेज हैं और ये मिलकर एक कहानी सुनाते हैं। जी। ये कहानी एक तरह से डेविड और गॉलियत की लड़ाई जैसी है। हाँ, कह सकते हैं। एक तरफ है देश का एक सबसे बड़ा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, और उनकी तरफ से पैरवी कर रहे हैं देश के सॉलिसिटर जनरल, और दूसरी तरफ एक अकेला आदमी कमलेश चतुर्वेदी, जो अपना केस लड़ने खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बिल्कुल। और ये 2 दस्तावेज जो कुछ महीनों के अंतराल पर जारी हुए, हमें इस लड़ाई के 2 सबसे अहम पड़ाव दिखाते हैं। पहला, जब बैंक को एक शुरुआती जीत मिलती है और लगता है कि शायद पड़ला उनकी तरफ झुक रहा है, और दूसरा, जब कहानी का अंतिम फैसला सुनाया जाता है। तो ये सिर्फ कानूनी कागज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी की सालों की लड़ाई का निचोड़ है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इन जटिल कानूनी दस्तावेजों को खोल कर देखना और समझना कि न्याय की इस लंबी राह पर असल में हुआ क्या, पर्दे के पीछे की रणनीति क्या थी, और एक आम इंसान जब एक बड़ी संस्था से टकराता है तो अदालत का रवैया कैसा होता है। जी। चलिए इस कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। तो पहला दस्तावेज है 13 दिसंबर 2022 का। मामला है स्पेशल लीव पिटिशन यानी SLP। हाँ। आसान भाषा में कहें तो पंजाब नेशनल बैंक इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मतलब खुश नहीं था और मामले को देश की सबसे बड़ी अदालत में ले आया। और यहाँ पर बैंक की रणनीति को समझना जरूरी है। अच्छा। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में SLP तब मजबूत मानी जाती है जब कानून का कोई बड़ा सवाल जुड़ा हो या निचली अदालत से कोई भारी मतलब प्रक्रियात्मक भूल हुई हो। और इस मामले में तो ऐसा नहीं था। इस मामले में लेबर कोर्ट और फिर हाई कोर्ट दोनों ही तथ्यों के आधार पर बैंक के खिलाफ फैसला दे चुके थे। तो फिर बैंक को सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद थी? मतलब अगर तथ्य उनके खिलाफ थे तो वे किस आधार पर लड़ रहे थे? देखिए, उनकी उम्मीद शायद ये रही होगी कि वो हाई कोर्ट के फैसले में कानून की किसी व्याख्या को चुनौती दे सकें। ओके। या फिर वो किसी छोटी मोटी प्रक्रियात्मक कमी को बड़ा बनाकर पेश कर सकें क्योंकि सीधे सीधे तथ्यों पर लड़ना तो लगभग नामुमकिन था। तो ये एक तरह का लॉन्ग शॉट था। हाँ, एक आखिरी दाव कह सकते हैं। और इस दांव के सामने खड़े थे कमलेश चतुर्वेदी, जो दस्तावेज के मुताबिक इन पर्सन यानी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। जी। ये बात मुझे हैरान करती है। एक तरफ तुषार मेहता जैसे दिग्गज वकील और दूसरी तरफ एक आम आदमी बिना वकील के। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो केविएटर इन पर्सन के तौर पर वहां थे। केविएटर? हाँ, ये एक बहुत ही होशियार कानूनी कदम है। केविएट दाखिल करने का मतलब है कि कमलेश चतुर्वेदी ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी थी कि अगर पंजाब नेशनल बैंक कोई अपील करता है तो उन्हें सुने बिना कोई भी एक तरफा आदेश पारित न किया जाए। वाह! मतलब चतुर्वेदी जी जानते थे कि बैंक सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगा और वो इसके लिए पहले से तैयार थे। ये दिखाता है कि वो इस लड़ाई को हल्के में नहीं ले रहे थे और अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठे थे। बिल्कुल। ये इस धारणा को भी चुनौती देता है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बड़े वकीलों की जगह है ना? एकदम। ये भारतीय न्याय प्रणाली की पहुंच को भी दर्शाता है। तो उस दिन जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस वीन रामा सुब्रमण्यन की बेंच ने मामले को सुना। उन्होंने सबसे पहले तो नोटिस जारी किया। इसका मतलब है कि कोर्ट ने माना कि मामला सुनने लायक है और दूसरे पक्ष को औपचारिक तौर पर जवाब देने के लिए कहा गया। चतुर्वेदी जी ने तो वही नोटिस स्वीकार कर लिया। और मुझे एक बात दिलचस्प लगी, कोर्ट ने चतुर्वेदी जी को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते दिए और बैंक को उसके बाद जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते। जी। क्या ये एक मानक प्रक्रिया है या ये दिखाता है कि कोर्ट मामले को तेजी से आगे बढ़ाना चाहता था? ये काफी मानक प्रक्रिया है, लेकिन ये मामले को एक तय समय सीमा में बांध देती है। कोर्ट ये सुनिश्चित कर रहा था कि मामला मतलब अनिश्चित काल के लिए ना लटके। ठीक है। लेकिन उस दिन का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला आदेश इसके बाद आया। हाँ, स्टे ऑर्डर। जी। कोर्ट ने कहा कि लेबर कोर्ट के जो 2 पुराने फैसले चतुर्वेदी जी के पक्ष में थे, उन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी जाएगी। ये तो बैंक के लिए एक बहुत बड़ी जीत रही होगी उस वक्त। ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत थी। सोचिए, एक आम आदमी 2 अदालतें जीत चुका है, उसके हक में फैसला आ चुका है, लेकिन सिर्फ एक अंतरिम आदेश के जरिए एक बड़ा संस्थान पूरी प्रक्रिया को महीनों के लिए रोक सकता है। इसे कानूनी भाषा में क्या कहते हैं? इसे बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस के सिद्धांत के तहत देखा जाता है, जहां कोर्ट ये सुनिश्चित करता है कि अपील के दौरान किसी एक पक्ष को ऐसा नुकसान न हो जाए जिसकी भरपाई बाद में न हो सके।
लेकिन इसका असर तो चतुर्वेदी जी पर पड़ा होगा। सालों लड़ने के बाद मिली जीत का फल उन्हें नहीं मिल पा रहा था। बिल्कुल। यह हमें दिखाता है कि कानूनी लड़ाई सिर्फ तर्कों पर नहीं, बल्कि वो समय, धैर्य और संसाधनों पर भी लड़ी जाती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और एक बड़ी संस्था के पास ये तीनों चीजें होती हैं। हाँ, ये स्टे ऑर्डर बैंक के लिए सांस लेने का एक मौका था और चतुर्वेदी जी के लिए इंतजार का एक और लंबा दौर। तो ये एक अंतरिम उपाय था। जी, अंतिम फैसला नहीं, लेकिन इसने उस पल के लिए गोलियात को मजबूत जरूर कर दिया था। तो दिसंबर 2022 में बैंक को एक अस्थायी जीत मिल गई और मामला कुछ महीनों के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। हाँ, लेकिन पर्दे के पीछे तैयारियां चल रही थीं और जब अप्रैल 2023 में मामला दोबारा अदालत के सामने आया तो कोर्टरूम का नजारा कुछ बदला हुआ था। हाँ, अब हम आते हैं दूसरे दस्तावेज पर, जो 18 अप्रैल 2023 का है। पहली बात तो ये कि बेंच बदल गई थी। जस्टिस कृष्ण मुरारी के साथ अब जस्टिस अरविंद कुमार थे, जो सुप्रीम कोर्ट में आम बात है। ठीक है। लेकिन ज्यादा बड़ा बदलाव प्रतिवादी की तरफ से था। कमलेश चतुर्वेदी अब अकेले नहीं थे। दस्तावेज में लिखा है कि उनकी तरफ से त्रिपुरारी रे और अन्य वकील पेश हुए। जी, मतलब अब उनके पास कानूनी टीम थी। शायद पहली सुनवाई और उस स्टे ऑर्डर के बाद उन्हें ये एहसास हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट की पेचीदगियों के लिए पेशेवर मदद जरूरी है। ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल। दूसरे तरफ बैंक की कानूनी टीम भी अपनी पूरी दलीलों के साथ तैयार थी। ये अंतिम मुकाबले का दिन था। और ये फैसला बहुत ही छोटा है, सिर्फ कुछ लाइनों का। हाँ, बहुत संक्षिप्त है। इसकी पहली ही लाइन कहती है कि अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों को विस्तार से सुना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्यांश है। इसका मतलब है कि ये कोई सरसरी सुनवाई नहीं थी। दोनों पक्षों को अपनी बात रखने, अपनी दलीलें पेश करने और एक दूसरे के तर्कों को काटने का पूरा मौका दिया गया। और इसके बाद अदालत ने जो कहा वो इस पूरे केस का सार है। जी, बिल्कुल। हाँ, वो लाइन जिसमें फाइंडिंग ऑफ फैक्ट का जिक्र है, मैं उसे पढ़ती हूँ। हम पाते हैं कि विवाद सेंट्रल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कानपुर द्वारा दर्ज किए गए तथ्यात्मक निष्कर्ष फाइंडिंग ऑफ फैक्ट्स द्वारा समाप्त हो गया था और हाई कोर्ट द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। इसका सरल भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत गहरा है। हाँ। कोर्ट ने सीधे सीधे कहा, देखिए, इस केस के जो तथ्य हैं, जो असल कहानी है कि हुआ क्या था, वो तो लेबर ट्रिब्यूनल बहुत पहले ही तय कर चुका है। अच्छा। उन्होंने सारे सबूत, सारे गवाह देख परख लिए हैं और उसके बाद हाई कोर्ट ने भी उस पर अपनी मोहर लगा दी है। हमारा काम, यानी सुप्रीम कोर्ट का काम, तथ्यों की तीसरी बार जांच करना नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट एक तरह से कह रहा था कि हम यहाँ ये देखने नहीं बैठे हैं कि किसने क्या कहा, बल्कि ये देखने बैठे हैं कि क्या निचली अदालतों ने कानून का पालन करने में कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। एकदम सही। यह न्यायिक प्रणाली के पदानुक्रम का सम्मान है। सुप्रीम कोर्ट यह मानता है कि जो अदालतें तथ्यों को सबसे पहले सुनती हैं, जैसे ट्रायल कोर्ट या इस मामले में ट्रिब्यूनल, वे तथ्यों को समझने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होती हैं। जब तक यह न लगे कि निचली अदालत का फैसला पूरी तरह से बेतुका या बिना किसी सबूत के है, सुप्रीम कोर्ट तथ्यों में हस्तक्षेप नहीं करता। कमाल है, मतलब इतने बड़े वकील, सॉलिसिटर जनरल, इतनी लंबी लड़ाई और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने बस ये कह दिया कि कहानी तो पहली खत्म हो चुकी है, हम इसमें कुछ नया नहीं करेंगे। हाँ, ये बैंक के लिए एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बिल्कुल। और इसी एक लाइन के बाद अंतिम फैसला आया। कोर्ट ने कहा, इस प्रकार हमें इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं मिला। तदनुसार विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जाती हैं। बस खेल खत्म। खेल खत्म। 1 मिनट रुकते हैं इस पर। सोचिए उस व्यक्ति कमलेश चतुर्वेदी के बारे में। लेबर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई का झटका और स्टे ऑर्डर। जी। और फिर ये अंतिम दिन। सालों की लड़ाई के बाद इन चंद शब्दों ने उनकी जीत पर अंतिम मोहर लगा दी। ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है। नहीं, ये एक इंसान के धैर्य और उसकी लड़ाई की कहानी का अंत भी है। हाँ, इसका मतलब था कि जो स्टे ऑर्डर दिसंबर में दिया गया था वो भी खत्म हो गया। अच्छा। हाई कोर्ट का फैसला बहाल हो गया, जिसका मतलब था कि लेबर ट्रिब्यूनल का फैसला बहाल हो गया। तो जो फैसला सबसे पहले आया था वही अंतिम माना गया। न्याय का पहिया घूमकर वहीं आ गया जहां से शुरू हुआ था, बस इसमें कई साल लग गए। तो अगर हम इन दोनों आदेशों को एक साथ देखें तो ये एक उतार चढ़ाव वाली कहानी है। दिसंबर में स्टे ऑर्डर के साथ बैंक को जो उम्मीद की किरण दिखी थी वो अप्रैल में पूरी तरह बुझ गई। वो अंतरिम राहत, जैसा कि हमने पहले भी कहा, अक्सर यथास्थिति बनाए रखने के लिए होती है। असली परीक्षा तब होती है जब दोनों पक्ष अपनी पूरी दलीलें रखते हैं। सही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के काम पर और उनके फैसले पर पूरा भरोसा जताया। उन्होंने ये माना कि न्याय पहले ही हो चुका है। जी, जिससे बस सुप्रीम कोर्ट की अंतिम मोहर की जरूरत थी।
और ये सुप्रीम कोर्ट के काम करने के तरीके पर भी रोशनी डालता है ना? बिल्कुल। वो हर मामले को नए सिरे से नहीं तौलता। उसका मुख्य काम ये सुनिश्चित करना है कि देश का कानून सही तरीके से लागू हो रहा है या नहीं। और क्या संविधान के किसी पहलू का उल्लंघन तो नहीं हो रहा? आपने सही कहा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इस महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धांत को रेखांकित करता है कि वो तथ्यों की अंतिम अदालत नहीं है, बल्कि कानून की अंतिम अदालत है। अच्छा। यहाँ उन्हें लगा कि निचली अदालतों ने अपना काम सही किया था, तथ्यों को सही परखा था, इसलिए उन्होंने हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। यह सिस्टम के काम करने का तरीका है। जी बिल्कुल। तो इन दो छोटे से दस्तावेजों के जरिए हमने पंजाब नेशनल बैंक और कमलेश चतुर्वेदी के बीच चली एक लंबी कानूनी लड़ाई को देखा। यह एक ऐसी लड़ाई थी जो एक औद्योगिक न्यायाधिकरण से शुरू हुई, हाई कोर्ट से गुजरी और अंत में देश की सर्वोच्च अदालत में आके समाप्त हुई। और इसका अंत इस सिद्धांत के साथ हुआ कि न्याय प्रणाली के हर स्तर का अपना एक महत्व और अपनी एक विशेषज्ञता है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों की विशेषज्ञता का सम्मान किया और ये संदेश दिया कि हर लड़ाई को आखिरी दरवाजे तक खींचकर लाना ही जीत की गारंटी नहीं है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या? जब एक निचली अदालत का तथ्यात्मक निष्कर्ष इतना मजबूत था और देश की हाईकोर्ट ने भी उसे सही माना, तो एक बड़ा वित्तीय संस्थान जिसके पास असीमित संसाधन है, उस मामले को अंतिम चरण तक यानी सुप्रीम कोर्ट तक क्यों खींच कर ले गया? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये न्याय पाने की एक सच्ची कोशिश थी या फिर एक आम आदमी को संसाधनों और समय की लड़ाई में थका देने की एक रणनीति? ये हमें कानूनी विवादों में दांव पर लगे चीजों और न्याय की लंबी राह के बारे में क्या बताता है?